ना जैसे कि हमारे पास बेटा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम आज अपना। तो चैप्टर का नाम आपका क्या है? चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसकी बात करेंगे बेटा हम कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्री ही क्या है अपने आप में, जो 10th क्लास से स्टार्ट हुई थी। बिकॉज आपने बेटा सबसे पहले क्या पढ़ा हुआ है, जो छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, 2-3 छोटी छोटी चीजें पढ़ी है। पहली कि आपके पास एक ट्रायंगल होता था, इस तरीके से आपने ट्रायंगल रीड किया है। उसके बाद आपने उसके अंदर कुछ ना कुछ एंगल्स भी रीड किए हैं कि सर एंगल भी होते हैं, ये सब आपने रीड किया, जैसे 30 डिग्री का है, 45 डिग्री का है, एक्सेट्रा। तो पहले हम बताते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल तो सेम है, एक क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट, तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया। और एंगल क्या है सर? तो एंगल की डेफिनेशन मैंने थोड़ी सी क्या की है, आपको सिंप्लीफाइड वे में लिखकर कोशिश की है कि ये आपको समझ आ जाएगी। एंगल की डेफिनेशन कहती है, अगर हमारे पास एक इनिशियल रे है, ठीक है, ये मेरी एक ओरिजिनल रे है, और ये ओरिजिनल रे अपनी पोजीशन को धीरे धीरे करके रोटेट करती है, इस वर्टेक्स के अराउंड अपनी पोजीशन को रोटेट करती है, और रोटेट करके थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच गई। ठीक है, ये वाली रे ही यहाँ थोड़ी देर बाद रोटेशन करके पहुंच गई है। तो ये जो इसने रोटेशन की है, इस रोटेशन की मेजरमेंट कौन करता है? एंगल। सो व्हाट इज एंगल? एंगल इज द मेजर। ये मेजरमेंट कर रहे हो आप, किस चीज का मेजरमेंट कर रहे हो? रोटेशन का। किसकी रोटेशन का? हमारी एक इनिशियल या ओरिजिनल रे का। जो आपकी ओरिजिनल रे थी, जब स्टार्टिंग में जिस पोजीशन पे थी, उसे आप इनिशियल रे कहते हैं। जब अपनी फाइनल पोजीशन पर पहुंच जाती है तो आप उसे क्या कहेंगे? टर्मिनल साइड भी कह सकते हो, टर्मिनल रे भी कह सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द एंगल। आई होप कि ट्रायंगल और एंगल की डेफिनेशंस में आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आते हैं बात ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री बेटा जो आपकी बनी हुई है वर्ड्स, है ना, ये आपने ऑलरेडी पहले भी कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। जो ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से बना हुआ है, ट्राई, गोन और मिट्रोन। तो ट्राई यानी कि 3, गोन यानी कि साइड, और मिट्रोन यानी कि मेजरमेंट। जो यानी कि क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ट्रायंगल की 3 साइड्स का मेजरमेंट। एक्चुअली जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है बेटा जी, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा क्या है? मैथ की ब्रांच है। जैसे फिजिक्स आपकी साइंस की ब्रांच होती है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, इसी तरीके से मैथ की भी अपनी अपनी ब्रांचेस है बहुत सारी। वो अलग बात है कि 11th-12th तक हम सारे ही ब्रांच को एक ही बुक में पढ़ते हैं। जैसे हम छोटे बच्चे थे 6th-7th में, तब कोई हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं होती थी, एक ही बुक में सब होता था। बट जैसे जैसे थोड़े थोड़े बड़े होते गए तो बुक्स को पार्ट बना दिया और उनको एक अलग ब्रांच बना दिया। इसी तरीके से मैथ के अंदर भी जितने भी आप चैप्टर पढ़ते हो लगभग लगभग क्या है, सब अपनी अपनी ब्रांच है। सो दैट्स द ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ आवर मैथमेटिक्स, जिसके अंदर किसकी स्टडी करते हैं हम? ट्रायंगल की, और ट्रायंगल के अंदर जो एंगल है उन सब के रिलेशन की। जो हमारे ट्रायंगल के अंदर साइड्स है और उनके एंगल्स, उनके बीच में रिलेशन बनाते हैं। अब रिलेशन बनाने के हमारे पास बेटा बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से हमने अपना बेस्ट तरीका कौन सा अपनाया है? रेशो का, है ना। हम कभी भी चीजों को कंपेयर करना चाहते थे वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या था हमारे पास? रेशो, ताकि हम बड़े आसानी से स्टडी कर पाए। अब सर ये रेशो जो हमारा रेशो है ये ही क्यों लिया गया? क्योंकि बेटा एक आपको बात पता होनी चाहिए, जो आपका एंगल होता है, एंगल वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। डायमेंशनलेस कैसे? क्योंकि उसके पास कोई लेंथ ब्रेथ नहीं होती, उसके पास एक क्या है? रोटेशन की मेजर है कि हाँ ये कितना रोटेट हो पाया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक एंगल बनाया, अगर ये जो लाइन कर्व मैंने बनाई है तो ये क्या कितना शो कर रही है? 45 डिग्री लेटेस्ट से। और अगर मैं आगे फिर एक और कर्व बना दूं तो ये भी तो 45 डिग्री ही है। क्या ऐसा है आगे आगे इंक्रीज होते रहो और एंगल की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो एंगल है वो सिर्फ और सिर्फ रोटेशन को शो कर रहा है, एक डायरेक्शन को शो कर रहा है कि हाँ ये इस डायरेक्शन में इतने आगे चला गया है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट आवर एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो इसका आपकी जो साइड्स है, ट्रायंगल की साइड्स, उनकी लेंथ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एंगल के ऊपर किसका इफेक्ट नहीं पड़ता? ट्रायंगल की लेंथ का। जो साइड होती है उनकी लेंथ का
कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ किसका पड़ेगा कि अगर मेरे पास एक मान लीजिए बेस मैंने अपने ट्रायंगल का मान लिया है, तो जो सेकंड रे या साइड ऑफ ट्रायंगल आप ले रहे हो वो कितना उससे रोटेशन दूर है। ज्यादा रोटेशन है बड़ा एंगल बन जाएगा, कम रोटेशन है छोटा एंगल बन जाएगा। सिर्फ उसकी रोटेशन पे डिपेंड करता है, ट्रायंगल की साइड पर रिप्रेजेंट नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर आपने क्या ट्रायंगल बनाया, मान लीजिए आपने यहाँ पर ये बना दिया, ये बना दिया आपने 4, ये है आपका 3 और ये है 5, ठीक है। इसके बीच में अगर मान लेते हैं यहाँ पे 60 डिग्री है फॉर एग्जांपल, ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पे 60 डिग्री हो, बट एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं। अब ट्रायंगल की साइड को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, ठीक है, बड़ा ट्रायंगल बनाते हैं। अगर बड़ा ट्रायंगल बनाओगे, इसमें आपने साइड 8 कर दी, यहाँ 10 कर दिया, यहाँ पे 6, तो भी एंगल आपका 60 डिग्री ही रहेगा। अगर यहाँ पर 60 है तो यहाँ पर भी देखो साइड्स तो ग्रेटर हो गई है ना, बट एंगल सेम है। इसीलिए मैंने कहा था कि जो साइड्स ऑफ ट्रायंगल है उसको अगर आप इंक्रीज भी कर देते हो तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता एंगल के ऊपर। एंगल के ऊपर रोटेशन का इफेक्ट पड़ता है कि कितना रोटेशन हुआ है। सो दिस इज द एंगल। लेकिन आज तक हम एंगल जो है नॉर्मल तरीके से पढ़ते आए, एक रे इधर बना दी, एक रे ऊपर बना दी, उनके बीच में जो भी स्पेस हमें मिला, रोटेशन मिली, उसको हमने एंगल बोल दिया, चाहे वो 60 डिग्री का हो, 70 डिग्री का हो, कुछ भी हो सकता था, है ना। अब हमने क्या किया, अपने एंगल के साथ डायरेक्शन को भी एसोसिएट कर दिया है। किसको? डायरेक्शन को। अगर इनिशियल रे से आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हो तो जो आपका एंगल मेजरमेंट लिया जाएगा वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। जैसे कि 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। बट व्हेनेवर जब आपकी रोटेशन किसकी, आपकी रे की, कहां पर हो? ओरिजिनल या फिर इनिशियल जो आपकी साइड है उसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है बेटा। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो फिर वहां पर एंगल कैसा कंसीडर किया जाएगा? नेगेटिव किया जाएगा। और ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये सिर्फ एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी डायरेक्शन को, ठीक है। जो ये साइन है पॉजिटिव या नेगेटिव, बस उसके मेजरमेंट दिखा रहे हैं कि उसने जो अपना रोटेशन किया है वो क्लॉकवाइज किया था या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज वाले को हमने नेगेटिव बोल दिया और एंटी क्लॉकवाइज वाले को पॉजिटिव बोल दिया। ये हमने स्टैंडर्ड मान लिया। कुछ चीजें क्या है, साइंस में कंफ्यूजन दूर करने के लिए, मैथ्स में कंफ्यूजन दूर करने के लिए स्टैंडर्ड मान ली जाते हैं। जैसे अगर आप देखोगे कि अगर यहाँ पे 2,4 कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट है तो आप पहले वाले को x और बाद वाले को y ही क्यों मानते हो? क्योंकि हमने स्टैंडर्डली फिक्स कर दिया कि भाई बार बार कंफ्यूजन नहीं चाहिए कि पहले x आएगा या y, ठीक है। ये अंडा और मुर्गी वाला क्वेश्चन नहीं बन जाना चाहिए कि पहले अंडा आया था या मुर्गी आई थी। नहीं नहीं, हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में पहले ही बहुत ज्यादा दिमाग लगा चुके हैं। अब ये सब हम नहीं चाहते। हम क्या करेंगे, एक फिक्स कर लेंगे, सबको हमने राजी कर लिया कि भाई साहब पहले वाला कोऑर्डिनेट x है और दूसरे वाला y है। इसी तरीके से हमने एंगल के केस में भी एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया कि अगर इनिशियल रे से एंटी क्लॉकवाइज में जाता है तो पॉजिटिव, और इसी तरीके से इनिशियल साइड से अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है तो नेगेटिव एंगल शो करेंगे। मेजरमेंट तो सेम रहेगा उसका। अगर जो मैग्नीट्यूड है, मान लीजिए अगर यहाँ 45 डिग्री बना रहा है तो यहाँ पर भी वो रोटेशन 45 ही बनाएगी, बस माइनस साइन क्या शो करेगा कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया कि डेफिनेशन ऑफ आपका एंगल क्या होता है और कोई भी पॉजिटिव एंगल या नेगेटिव एंगल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है बेटा। आई होप कि आपको दोनों बातें क्लियर हो गई, क्योंकि आगे आगे चलते चलते थोड़ा थोड़ा हमें क्या होगा, इस चीज का फायदा मिलने वाला है अपने टॉपिक्स में जैसे जैसे हम आगे जाएंगे। तो आगे ज्यादा जाने से पहले, क्योंकि पुरानी जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका भी थोड़ा थोड़ा यूज होने वाला है, तो हम उसके आइडेंटिटीज को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि हमने कैसी कैसी आइडेंटिटीज पढ़ी थी 10th क्लास में। तो सबसे पहले बेटा हमने जो भी 10th क्लास में स्टडी किया था वो सिर्फ और सिर्फ किसके बीच में किया गया था? एक्यूट एंगल्स के ऊपर स्टडी की थी आपने, है ना। आपने क्या किया था? 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ही तो आपने स्टडी की थी। अब 11th क्लास में आगे हम क्या करेंगे, इस एंगल को जहां तक ये जा सकता है वहां तक लेके जाएंगे। इसीलिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो पढ़ा था,
ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो पढ़ा था उसको हमने अब नाम क्या दे दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि अब हम क्या है, बाउंड नहीं है कि 0 से 90 तक ही स्टडी करना है, अब हम 90 से भी आगे जाएंगे और 0 से पीछे भी जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव वाला भी हमने देख लिया कि अगर वो क्लॉकवाइज जाता है तो नेगेटिव कैसे हो जाएगा, और अगर 90 से आगे जाना चाहो आप किसी क्वाड्रेंट में तो वो भी आप जा सकते हो, और इवन हम क्या करने वाले हैं, 360 से भी आगे जाने वाले हैं, क्योंकि आज तक तो हमने 0 डिग्री और 90 डिग्री 180 डिग्री और 360 डिग्री इन चीजों के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज या इस क्लास में आप 360 से भी आगे जाने वाले हैं। जैसे जैसे रोटेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। चलो ये तो फिर बाद में बात करेंगे कि कैसे रोटेशन के साथ एंगल बढ़ेगा या कुछ और है, लेकिन हम पहले 10th की जो हमारी आइडेंटिटीज है वो थोड़ी सी सीख लेते हैं, एक तो याद हो जाएगी और जिस बच्चे को थोड़ा बहुत भूल भी गए हैं तो उसको प्रॉपर्टी के साथ याद करवा देंगे। तो सबसे पहले जो हमारा प्यारा सा ट्रायंगल है बेटा, ट्रायंगल कैसा होना चाहिए था 10th के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आप किसी एंगल को मानकर, एक बेस मानकर स्टडी करते थे तो उस एंगल के रेफरेंस में ही आप ट्रायंगल की साइड्स बनाते थे। यहाँ पर हमारा एंगल कौन है, थीटा, तो उसके सामने जो साइड है वो क्या बन जाएगी बेटा, परपेंडिकुलर। 90 के सामने जो साइड होती है, 90 डिग्री के सामने वो हाइपोटेन्यूज, और जो थर्ड साइड बच गई वो अपने आप में क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी। इसमें कोई डिफरेंस आपको नहीं समझ में, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पे एंगल Z के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज मार्क कर दिए हैं। ठीक है, ट्रिक क्या कहती है कि आप कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अकॉर्डिंग टू साइड्स की रेशियो कैसे याद कर सकते हो, और आप इस चीज को थोड़ा फील करो। मैंने क्या कहा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या है बेटा, दो साइड की रेशियो है। जब जब आप किसी भी दो ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो निकालोगे उसे हमेशा क्या बोला जाएगा, साइन। ये साइन बोला जाता है उसे, कि भाई इस रेशियो का नाम हमने दे दिया साइन। और कौन से एंगल की फॉर्म में दिया है, मान लीजिए अभी हम जेड दे रहे हैं तो यहाँ पे बोल देंगे साइन ऑफ एंगल जेड। ठीक है, इस बात को फील करना बहुत जरूरी है। आप कह रहे हो सर बातें तो फील चलो होती थी, है ना, सम्मान दे रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, सब तो फील होता था, ये क्वेश्चन भी फील करने पड़ेंगे। हाँ जी बेटा, बिल्कुल करने पड़ेंगे, क्योंकि फीलिंग पर ही मैथ बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप उस चीज को कितना समझ पा रहे हो। फीलिंग का मतलब ये नहीं है कि कुछ और ज्यादा, फीलिंग का मतलब है आप समझो उस चीज को कि ये क्या कहने की कोशिश की जा रही है ना। चलिए, तो मैंने क्या कहा, जब हम साइड्स की रेशो लेते हैं, पर्टिकुलर साइड है किसी भी ट्रायंगल में, बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशो ली, तो उसका नाम हमेशा क्या रखा जाएगा, कोसाइन रखा जाएगा। ठीक है, और जिस भी एंगल की फॉर्म में लोगे, मान लीजिए आप यहाँ तो हम एंगल जेड की रेफरेंस ले रहे हैं, आप एंगल एक्स की भी ले सकते थे, तो उस एंगल की रेफरेंस को लिखना जरूरी है। अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पे एंगल जेड को थीटा मान लिया है, सो दैट्स वाई मैं बार बार एंगल जेड नहीं लिख रहा, मैंने यहाँ पे आपको जो साइड में स्क्रीन दिख रही है वहां पर एंगल थीटा लगा दिया है, साइन ऑफ थीटा, कोस ऑफ थीटा। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि साइन और थीटा एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई है, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा, थीटा मींस जो ये एंगल है उसकी रेशो, उसके रिस्पेक्ट में दो साइड्स की रेशो, जिसको हमने नाम दिया साइन थीटा। ठीक है, और जिसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हो आप, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को रेशो में डालकर। आई होप आपको ये बातें अच्छे से समझ आ रही हैं, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था वो और ज्यादा क्लियर हो रहा होगा। यस सर। अब हाँ जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी कह लीजिए ट्रिक थी, जिसको हमने याद किया था, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो मैंने आपको एक ट्रिक बोलकर बताई थी, लगभग हम पूरे इंडिया में एक दो ही ट्रिक चल रहे हैं आजकल, और बेस्ट है, हमें कोई नई ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। तो क्या था वो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसके बाद क्या करें सर, जो ऊपर साइन कोस टेन है सर, मैं तो वो भी भूल जाता हूँ कहाँ लगाना है कहाँ नहीं, भूलना नहीं है, आप ट्रिक को पूरा याद करें। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी, सोना चांदी तोले। तो सोना का एस ले लो, चांदी का सी ले लो और तोले का टी ले लो। एस फॉर साइन, सी फॉर कोस और टी फॉर टेंजेंट। ठीक है जी,
उसके बाद आगे का अपना थोड़ा सा याद रख लेना कि tan के साथ कोट आ गया, कोस के साथ सेक आ गया, ठीक है ना, और साइन के साथ कोसेक आ गया। इस तरीके से आप ये तीन अपना याद करें। तो क्या था हमारा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। बस इससे आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगी ट्रिक, और फिर आपकी गड़बड़ नहीं होगी। अब साइन की वैल्यू निकालते हुए आप ऊपर से नीचे रीड करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कोसिकेंट की वैल्यू निकालते हुए आप नीचे से ऊपर रीड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा है कोसिकेंट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है जी। बाकी 6 रेशो भी आप बड़े आराम से याद भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गई। फिर हमने थोड़ा सा इसमें क्या किया, जब हम ये सारी ट्रिक्स बना रहे थे तो हमने थोड़ी थोड़ी बातें कैच कर ली, हमने थोड़े थोड़े से पैटर्न नोट कर लिए। कौन कौन से पैटर्न नोट किए, सबसे पहले तो हमने ये देखा कि जो साइन की वैल्यू है पी अपॉन एच और जो कोसिकेंट की वैल्यू है एच अपॉन पी, ये तो दोनों एक दूसरे के क्या लग रहे हैं, रेसिप्रोकल लग रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा जो है कोसिकेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है, या फिर आप इसे रिवर्स में भी कह सकते हैं, है ना, कन्वर्स करके भी कह सकते हो। क्या कह सकते हैं, जो कोसिकेंट थीटा है उसका रेसिप्रोकल कौन है, साइन थीटा है। एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही होते हैं सब नंबर, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो। इसी तरीके से मैंने कोस और सीकेंट को भी देख लिया कि कोस जो है वो सीकेंट, कोस का जो रेसिप्रोकल है वो कौन है, 1 अपॉन सीकेंट। और इसी तरीके से अगर मैं सीकेंट का रेसिप्रोकल पूछूं तो क्या कहेंगे, 1 अपॉन कोस है सर, सिंपल सी बात है। सेम टू सेम टेंजेंट के लिए यूज हो जाएगा। ठीक है जी। देखो इस पे टाइम लगाना जरूरी है, बेशक ये पुरानी बातें हैं, है ना, और पुरानी बातें कभी कभी बहुत काम की होती है जो अगर याद रखी जाए तो ये आपके रेसिप्रोकल्स वाले बन गए। फिर हमने इन दोनों में थोड़ी और बातें भी फील की। अगर टेंजेंट जो था वो क्या था, P अपॉन बी, अगर मैं दोनों ही परपेंडिकुलर और जो ये बेस है इन दोनों को ही हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दूं तो देखना बेटा एक बार, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन बन गया, साइन, साइन थीटा, ठीक है, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन बन गया, कोस थीटा। दैट मींस मुझे एक नया रिलेशन मिल गया, टेंजेंट की वैल्यू कितनी बन गई, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और मुझे पता है अगर मैं कोट की वैल्यू सिमिलरली निकालना चाहूं तो टेंजेंट को रेसिप्रोकल करके बड़े आराम से मिल सकती है। लो जी, हो गया, एक बड़े वाला भी बहुत आसान था। अगर आप साइन और कोस का रेसिप्रोकल कर दो तो ये नया फॉर्मूला बन सकता है, टेंजेंट थीटा, क्योंकि साइन जो है 1 अपॉन कोसिकेंट आ जाएगा, तो 1 अपॉन कोसिकेंट, और जो कोस है वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा 1 अपॉन सीकेंट। तो जब ये 1 अपॉन सीकेंट थीटा रेसिप्रोकल होगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, सीकेंट थीटा अपॉन में कोसिकेंट थीटा। तो ये बहुत आसान हो जाएगा। और कोटेंजेंट का निकालोगे सेम, तो कोसेक अपॉन सेक ऐसे बन जाएगा। आई होप कि आप इस ट्रिक का यूज करके सारे जितने भी स्क्रीन पर है बड़े आराम से निकाल भी लोगे और याद भी रख लोगे। वैसे तो याद रखने हैं, लेकिन बाई चांस कभी कंफ्यूजन लगे तो आप अपनी ट्रिक अपनाओ और अब उस कंफ्यूजन को दूर भगाओ। चलिए, उसके बाद सबसे मेन हमने क्या किया था, ये टेबल रट ली थी। अब आपको ये टेबल रटने की जरूरत नहीं है, हमने जो टेबल है 5 वैल्यूज के लिए रटी थी, याद की थी हमने, 0, 30, 45, 60 और 90। अब आप क्या करो, इस बड़ी सी टेबल की जगह एक छोटी सी टेबल याद कर लो बस। क्या, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, 4 4 राइट, सिंपल सा है, लेफ्ट राइट लेफ्ट 4 4 राइट, और ऊपर की ओर स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये सर एक बार बता दो, इलेबोरेट कर दो कि ये लेफ्ट राइट लेफ्ट क्या कर रहे हो आप, यहाँ तो कोई सेना का मार्च भी नहीं हो रहा और आप लेफ्ट राइट लेफ्ट कर रहे हो। तो हम इससे क्या करने वाले हैं, सारे के सारे एंगल निकालने वाले हैं। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, कोई भी एंगल निकालो बिना टेबल के, आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। जैसे कि अगर आप साइन 30 डिग्री निकालना चाहते हो तो बस आपको एक काम करना है, एंगल लिख लेने हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखो ये वाली जो आपकी ट्रिक है ये आपकी यही तक काम करती है, जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये 5 एंगल्स। इससे ज्यादा आगे जाने के लिए हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, वरना इस ट्रिक से भी काम चल जाएगा। साइन 30
अब हमारे पास अभी अभी मैंने बोला था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो अगर उस पीबीपी वाले को अगर ध्यान से इस वाले पे भी अप्लाई कर दिया जाए तो साइन की वैल्यू निकल कर आएगी L/4। अब L का क्या मतलब है? L का मतलब है जो एंगल दिया गया है उसके लेफ्ट में कितने एंगल बच गए? 30 डिग्री के लेफ्ट में 1 एंगल है और अपॉन में कौन है? 4। इसका स्क्वायर रूट निकालना तो बच्चे बच्चे को आता है और हमारे बच्चों को भी आता है, तो बहुत अच्छी बात है। आंसर कितना आ गया? साइन 30 का आंसर आ गया 1/2। आपके सामने मैंने टेबल बना रखी है, आंसर आप मैच कर सकते हो, बिल्कुल ठीक आंसर आया है। आप कहते हो सर ठीक है, ये तो बात ठीक है, आप कोटेंजेंट थीटा का निकाल दो, कोटेंजेंट 60 डिग्री का निकाल दीजिए, कोई बात नहीं। अब देखो याद रखना पड़ेगा ना आपको कि वो पंडित बद्री प्रसाद जी क्या बोल रहे थे। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, सोना चांदी तोले, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, सॉरी कोटेंजेंट। तो यहां से क्या बनेगा? स्क्वायर रूट और R/L, नीचे की तरफ से स्टडी करेंगे अब की बार, है ना, R/L। R का मतलब 60 डिग्री के राइट में कितने हैं देखना एक बार। 60 के राइट में तो सर एक ही है, ठीक है। लेफ्ट में कितने हैं? 60 के लेफ्ट में 1 2 3 एंगल्स हैं। तो बना दो फिर इसका आंसर। 1 का रूट 1 होता है और √3 का रूट हम डेसिमल में तो निकाल सकते हैं लेकिन वैसे नहीं निकलेगा सर, ठीक है, तो फिर इतना ही रख लेते हैं। अब आप मैच कर लीजिए, क्या कोसिकेंट 60 डिग्री की, सॉरी कोटेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3 है क्या? हाँ जी सर, ये तो मैच कर रही है। इसी तरीके से बेटा आप किसी की भी वैल्यू यहाँ पर बड़े आराम से निकाल सकते हो। आई होप कि ये वाली ट्रिक आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसमें कोई प्रोसेस आपको परेशानी नहीं, ठीक है जी। चलिए इसी के साथ थोड़ी सी छोटी मोटी चीजें और। अब आ गए हमारे दो मेन फॉर्मूलाज। एक तो कॉम्प्लीमेंट्री, जिसको अलाइड एंगल बोलते हैं। अलाइड का मतलब है दो ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है या 90 डिग्री का मल्टीपल होता है। तो ऐसे एंगल जब 90 डिग्री, जैसे साइन और कोस में ऐसे एंगल मिल जाए जिनके सम 90 हो, तो ये वाले एंगल फॉर्मूले लगाए जा सकते हैं, ये वाली आइडेंटिटी लगाई जा सकती है। इसको भी आप याद कहाँ से करें? पीबीपी से ही कर लीजिए। देखो साइन के साथ कोस और टेन के साथ कोट और सीकेंट के साथ कौन? कोसिकेंट, ठीक है जी। 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। इसको रिवर्स भी आप कर सकते हो, सिंपल है, बहुत ज्यादा आपको परेशानी नहीं आनी चाहिए इन फॉर्मूलाज को याद करने। ठीक है सर, ये सब ठीक है। मुझे तो इन सब में प्रॉब्लम होती थी, इनका बता दो कोई छोटा मोटा जुगाड़ ताकि याद हो जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान इन्होंने ही किया है 10th के अंदर। बाकी सब तो आसान थे, छोटे मोटे बच्चे थे, हमारे साथ खेल कूद लिया इन्होंने। तो इसकी भी बेटा बहुत आसान ट्रिक है। पहले वाला देख लो आप, साइन और कोस, साइन और कोस, पहले वाला ही याद रखो, बाकी वाला सारा भूल जाओ। साइन और कोस ये हर बच्चे को याद हो जाता है कि सर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 है। और अगर नहीं भी याद होता ना, वैसे तो मैं ड्राइव करके दिखा सकता हूँ आपको, लेकिन फिर इतना ज्यादा टाइम लगाना नहीं चाहता। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये साइन का स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये कौन हो गया? कोस का स्क्वायर हो गया। दोनों का जो डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ ऐसा नहीं बनेगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। और परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर कौन होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है। सो दैट्स व्हाई ये कैंसिल होकर आंसर क्या बनाता है? 1 बनाता है। बट आपको इतना ज्यादा इसको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, बस ये आपके बेसिक में काम करेगा कि आपको पता होगा। ऐसा ना हो कि कोई पूछ ले बेटा कि 1 कैसे बना, तो ऐसे बना, पाइथागोरस थ्योरम लगा के बना, ठीक है जी। तो फिर अब इसको याद हो गया सर ये, तो बाकी दो कैसे करें? बाकी दो बड़े आसान है। अगर आपको ये वाला बनाना है टेंजेंट वाला, तो टेंजेंट कैसे बनता था? अभी ऊपर थोड़े से हमने फॉर्मूले पढ़े थे ना, वो बनता है जब साइन के नीचे कोस हो। तो अगर साइन स्क्वायर है तो उसके नीचे कोस स्क्वायर लगा दो, और बाकी जो बचे उनके नीचे भी फिर कोस स्क्वायर ही लगाना पड़ेगा फॉर द बैलेंस इन द इक्वेशन। तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या बन गया? टेंजेंट स्क्वायर थीटा बन गया। कोस से कोस कैंसिल होके क्या बन गया? 1 प्लस का साइन एज इट इज, और 1 अपॉन कोस हमने पढ़ा था सीकेंट होता है, अगर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर हम भी लगा देंगे। तो ये बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। और हमें याद हो गया सर, ये तो बहुत छोटा सा था। अगले वाले का भी कुछ ऐसा ही बता दो जिससे जल्दी से हो जाए। हाँ जी, अगले वाला भी इतना ही आसान है। साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब की बार बनाना है कोट। कोट तब बनता है जब कोस अपॉन साइन होता है, तो आप साइन लगा दो फिर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर चल रहा है तो आप भी स्क्वायर वाले ले लो। लो जी, बना दिया सर जी। अब कुछ भी नहीं, साइन से साइन कट गया, 1 आ गया। कोस अपॉन साइन कोट होता है, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो कोट स्क्वायर थीटा हो गया, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा वो तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा होता है। लो जी, हमारी तीसरी आइडेंटिटी भी हमें याद हो गई। बाकी जिसका काम पड़ता रहेगा हम थोड़ा बहुत यहाँ से एडजस्टमेंट कर लेंगे, है ना, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर लेंगे। एडजस्टमेंट कैसे करोगे? ट्रांसपोज वगैरह करके। मान लीजिए अब मैं क्या करूं, इस कोट को इधर भेज देता हूं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। लो जी, एक नए तरीके की बन गई, लेकिन है क्या, वही जो हमने यहाँ से स्टडी की, तो इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं था। चलिए जी, आई होप आप ये भी आइडेंटिटीज जितनी मैंने बताई है याद रख लेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, आगे आने वाली है। बेस तो यही है, जब बेस ही मजबूत नहीं होगा तो इमारत अपने आप गिर जाएगी, और हम अपनी बिल्डिंग को गिरने नहीं देंगे, क्योंकि बहुत मेहनत से बना रहे हैं, है ना। तो इसलिए हर एक चीज को पक्का करते हुए चलेंगे। चलो ठीक है सर जी, मान लिया आपकी बात। अब क्या है हमारे सामने, रेडियन और डिग्री मेजर। सर ये सुना सुना सा लग रहा है, थोड़ा सा और ज्यादा इसके ऊपर प्रकाश डालिए। भाई प्रकाश अपने घर चला गया है, तो हम वैसे ही बस इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा क्या है, रेडियन और डिग्री दोनों ही में, चाहे आपका डिग्री हो या फिर रेडियन हो, कोई खास आप इसे अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश ना करें, सोचने की कोशिश ना करें। दोनों ही क्या है, अपनी अपनी यूनिट है। डिग्री में भी हम उस रोटेशन को मेजर करते हैं, और रेडियन में भी उस रोटेशन को मेजर करते हैं। वो अलग बात है कि रेडियन की यूनिट अलग तरीके से काम करती है, डिग्री की अलग तरीके से काम करती है। जैसे कि हम आपकी हाइट है ना बेटा, आपकी हाइट को ये भी बोल सकते हैं कि 5 फुट 7 इंच है ना, बोलते हैं ना 5 फुट 7 इंच। या फिर आप ये भी बोल सकते हो सर 173 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों का मेजरमेंट का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन काम एक ही है। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा ज्यादा से ज्यादा जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं किसी भी तरीके के, आपने देखे होंगे, जैसे क्वाड्रिलेटरल वाले क्वेश्चन आ गए, ट्रायंगल वाले क्वेश्चन आ गए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले क्वेश्चन आ गए। सब में कौन यूज हो रहा था ज्यादातर? सेंटीमीटर या वो मीटर, किलोमीटर, इस तरीके की चीजें यूज हो रही थी, है ना। यानी कि एक मीटर वाला जो सिस्टम था वो यूज हो रहा था, ये फुट वाला सिस्टम नहीं यूज हो रहा। क्यों? क्योंकि इसको यूज करना थोड़ा सा या समझना थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट है। बार बार मतलब 12 से डिवाइड करना पड़ रहा है, थोड़ा सा डिवाइड करना लेंथी सा पड़ रहा था, तो हमने डेसिमल सिस्टम यूज किया, है ना, क्योंकि 173 सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सब क्या डेसिमल सिस्टम के हिस्से हैं, तो हमने इसे यूज किया था। सेम एज इट इज वे में बेटा डिग्री और रेडियन का लिंक है, कि हम ज्यादातर अब जो आगे चलकर यूज करने वाले हैं रेडियन का यूज करने वाले हैं, डिग्री का नहीं। ऐसा क्यों? चलो अभी बताता हूं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों। देखो बेटा, डिग्री और आपका रेडियन दोनों ही आपको रोटेशन बताते हैं, रिवोल्यूशन बताते हैं। जब आप किसी डिग्री को बताते हो कि डिग्री क्या है, तो आप क्या कहते हो कि अगर एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया है, एक रोटेशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है, एक रोटेशन क्या हो गया बेटा, कंप्लीट, तो वो उस रोटेशन में 360 डिग्री बनता है। तो अगर मुझे 1 डिग्री बताना है तो मैं क्या करूंगा, जो ये सर्कल बना है ना 1 रिवोल्यूशन की वजह से, इसके 360 पार्ट्स कर लूंगा। क्या कर लूंगा? 360 पार्ट, ठीक है ना। और उसमें से जो एक पार्ट बनेगा, यानी कि 1/360, है ना। जैसे मान लीजिए आपका एक एप्पल है, इस तरीके से ये एप्पल बना लिया, एप्पल के आपने 4 पीसेस कर दिए, तो आप क्या कहते हो कि ये जो एक पार्ट है ये 1/4 पार्ट है ना, कहते हैं ना। बस उसी 1/4 को मैंने थोड़ा बड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में क्या बना दिया, 1/360th पार्ट। तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री।
अब देखो देखने में ही क्या लग रहा है, बहुत ज्यादा टफ सा लग रहा है, और टफ अभी तो लग भी नहीं रहा, अब और लगेगा। कैसे लगेगा? क्योंकि हमने ये पढ़ लिया कि 1 रिवोल्यूशन में कितने डिग्री, 360 डिग्री। कितने डिग्री? 360। 1 रिवोल्यूशन कह लीजिए, 1 कंप्लीट रोटेशन कह लीजिए, तो इसमें कितने डिग्री? 360 डिग्री। और इस एक रोटेशन का अगर मैं 1/360th पार्ट करता हूं तब जाके मुझे 1 डिग्री मिलता है। ठीक है जी। लेकिन इसको हम जो हमारी वॉच होती है ना उसके साथ भी थोड़ा सा लिंक करते हैं, क्योंकि 1 डिग्री में कितनी मिनट? 60 मिनट। फिर 1 मिनट में कितनी सेकंड? 60 सेकंड्स। तो यानी कि जब हम इसे कभी भी एक वैल्यू में लेके जाएंगे, फ्रैक्शनल ऑफ वैल्यू में लेके जाएंगे, जैसे 23 डिग्री एंड 4 मिनट, तो हम डेसिमल सिस्टम का यूज नहीं कर पाएंगे। हमें क्या करना पड़ेगा? इसे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, विच इज एज कंपेयर टू डेसिमल सिस्टम थोड़ा सा टफ हो जाता है जल्दी से कैलकुलेट करना। तो और कोई रीजन नहीं है, सिर्फ ये रीजन है ज्यादातर तो जो मुझे लगा है। ठीक है, बाकी आप सोचकर आप भी बताएं, क्योंकि पीएचडी की डिग्री तो आपको भी करनी है। अरे मजाक कर रहा हूँ, अभी तो हम 11th कर रहे हैं। बट बेटा सोचने वाली बात है कि अगर मैं हर बार 60 से डिवाइड करता रहा, कुछ ना कुछ इस तरीके से लेके आता रहा, तो थोड़ा टफ हो जाएगा कैलकुलेशन। उसी जगह पे रेडियन की अगर बात करें, रेडियन में भी क्या होता है? सेम टू सेम 1 रेवोल्यूशन होती है। अरे भाई रेवोल्यूशन तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन 1 रेवोल्यूशन में क्या है? उन्होंने कहा मेरे पास 2 पाई रेडियन है। देखो रेडियन को दिखाने के लिए ये सी लगाया जाता है, हम चाहें तो सी लगा भी सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। ये सीधा सीधा 2 पाई भी क्या कहते हैं? 1 रेवोल्यूशन। और अगर 1 रेडियन निकालनी है तो क्या करेंगे? 1/2 पाई लगा देंगे, और क्या, सिंपल सी बात है ना। या फिर इसका एक फॉर्मूला दिया जाता है, 1 रेडियन का एक फॉर्मूला दिया जाता है, जो मैंने अगली स्लाइड पे लिख रखा है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे भी लिख देता हूँ। 1 रेडियन का है, देखो एंगल निकालने का फॉर्मूला है एक हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू L/R। और जो ये फॉर्मूला है वो किसके लिए बनाया गया है? रेडियन के लिए। यहाँ से जो भी एंगल आएगा वो हमेशा किस में मापा जाएगा? रेडियन में। तो अगर मैं 1 रेडियन की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो लेंथ ऑफ आर्क है वो भी रेडियस के इक्वल बना दो, ताकि दोनों कट होके क्या बना दे? 1 रेडियन। तो अगर आप 1 रेडियन की डेफिनेशन पूछेंगे तो क्या होगी? दिस इज द एंगल मेजरमेंट व्हेन क्या क्या बोलेंगे इसको? दिस इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल व्हेन अ रे travel a distance of L unit which is equal to the radius or you can say length of arc। देखो बेटा length of arc जो है, ये length of arc वही तो है हमारी रे, और इस रे को ही हम क्या मान लेते हैं? रेडियस मान लेते हैं। अगर रेडियस यानी कि लेंथ ऑफ रे के बराबर उसने L यानी कि आर्क बनाई है, तो उस केस में आपका जो है आंसर क्या आ जाएगा? 1 रेडियन। जो एंगल बनेगा वो क्या बन जाएगा? 1 रेडियन बन जाएगा। आई होप समझ आया होगा। मुझे लगता है समझ नहीं आया तो मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। ठीक है, हमें लग जाता है, पता चल जाता है बच्चों के भावनाओं का, है ना, कि बच्चे को कौन सी बात आ गया है। चलो ठीक है, इतनी आपने कॉन्फिडेंस से बोला है तो फिर तो आ ही गया होगा। चलो आगे चलते हैं। अच्छा आगे नहीं चलते, सॉरी, अभी थोड़ी सी इसकी रह गई है, छोटी छोटी सी बातें रह गई। क्या बातें रह गई है? ये बात रह गई है कि सर इसमें से फायदा किस में है ज्यादा मुझे? तो इसमें फायदा ये है बेटा, जो हमारा रेडियन है ना, रेडियन वो एज ए रियल नंबर चलता है, रियल नंबर। अब जो रियल नंबर होते हैं ना वो डेसिमल नंबर सिस्टम पे काम करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इसीलिए रेडियन भी क्या है? रियल नंबर की तरह काम करता है और आसान है इसको हर जगह अप्लाई करना। सो दैट्स वाई हम ज्यादातर अब जो भी आगे चलकर पढ़ने वाले हैं वो सब किस में पढ़ने वाले हैं? रेडियन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इन दोनों का लिंक भी ढूंढना है हमें कि इन दोनों में क्या लिंक है। ठीक है जी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी जरूर बताऊंगा कि ये रियल नंबर कैसे कंसीडर होते हैं, तो वो अगली स्लाइड में बताऊंगा। यहाँ तो ज्यादा ही भीड़ हो गई है, थोड़ा सा रास्ता बनाते हैं। ये तो वही हो गया, 1 रेडियन की डेफिनेशन हो गई कि जब आर्क की लेंथ और रेडियस की लेंथ दोनों बराबर हो जाए तो 1 रेडियन का एंगल बनता है।
ये वो वाला क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब कहता है रिलेशन बताओ डिग्री और रेडियन में। रिलेशन का मतलब है अगर डिग्री से रेडियन में जाना है या फिर रेडियन से डिग्री में जाना है तो कैसे जाएंगे। बहुत आसान है, क्योंकि आपने देखा एक रोटेशन तो एक रोटेशन ही होता है, चाहे वो डिग्री में हो या फिर रेडियन में। रेडियन में हमने उसे 2 पाई माना और डिग्री में हमने उसे 360 डिग्री माना, यानी कि 2 पाई और 360 दोनों बराबर है। अब अगर आप यहाँ से रेडियन में 1 बनाना चाहते हैं, 1 रेडियन बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, 360 अपॉन ये जो 2 पाई है उसको यहाँ ले आएंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से कि 1 रेडियन की वैल्यू होती है 180 अपॉन पाई। ठीक है जी। अगर आप यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहते हो, है ना, जैसे 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री है, अगर आप 1 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहते हो तो 360 को हटा दोगे, सिंपल सी बात है। तो 2 पाई अपॉन में 360 इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, पाई अपॉन में 180। ठीक है जी, 1 डिग्री की वैल्यू आ गई। अब कभी भी ये क्या है, 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका, और यहां से 1 रेडियन को किस में कन्वर्ट कर सकते हो आप, डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी को भी। तो एक एग्जांपल लोगे तो सर ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे खाली पीली समझ नहीं आ रहा। अब बिल्कुल खाली पीली तो कुछ भी नहीं करेंगे, है ना। आजकल तो समोसे भी कहते हैं क्यों सूखे सूखे, वो कोल्ड ड्रिंक की ऐड आ जाती है। तो खाली पीली कुछ नहीं करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने कहा कि आपके पास 20 डिग्री है, बताओ कितना रेडियन हुआ। तो क्योंकि आपको पता है 1 डिग्री में, ये देखो यहाँ पे 1 डिग्री में कितना एंगल होता है, पाई बाई 180 रेडियन होता है। तो हम क्या करेंगे, बस 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे मैंने बताया ना आपको, अभी बताया नहीं है वैसे एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आपके पास एक बिस्किट का पैकेट 5 रुपए का है और मैं कहता हूँ बेटा 10 पैकेट कितने के होंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं सेम टू सेम। अगर 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन होते हैं तो 20 डिग्री में कितने होंगे, सिंपल सी बात है, सेम टू सेम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी आंसर आएगा वो हम चुपचाप मान लेंगे कि हाँ जी यही होता है, क्योंकि ज्यादा किसी को परेशान करना भी ठीक नहीं होता है ना। तो 20 डिग्री जो है बेटा वो पाई बाय 9 रेडियन होता है। यहाँ पर जो पाई है वो आपका नॉर्मल पाई है, या तो उसको आप 22/7 मान लीजिए या फिर 3.14 मान लीजिए, जो कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है पाई की। अदरवाइज हमें इतना तो नॉलेज है कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है जी। सर जी अब ये बताओ कि अगर रेडियन से पाई में जाना हो, ठीक है, रेडियन के जो एंगल है वो ज्यादातर पाई वगैरह में मापे जाते हैं। तो मान लीजिए 2 पाई बाय 6 आपका कोई एंगल है जिसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे, 2 पाई बाय 6 इंटू में, अब देखिए 1 रेडियन के इक्वल कितने डिग्री है, तो यहाँ कहाँ भाई, ये रहा 1 रेडियन के इक्वल कितने हैं, 180 बाई पाई। तो इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे 180 बाई पाई, पाई से पाई कैंसल और 6 के साथ यहाँ पे 30 पे कैंसल, तो कितना आया 2 इंटू में 30, दैट इज 60 डिग्री आपका आंसर आ गया। वैसे तो मैं यहाँ पे 2/6 को 1/3 बना सकता था, बट वो मुझे ध्यान नहीं आया कि मैंने 2/6 लिख दिया, बट कंसेप्ट तो सेम ही रहना था कि आपका एंगल कितना आना है, 60 डिग्री। आई होप आपको कन्वर्जन भी पता चल गया और उनके बीच का रिलेशन भी पता चल गया। रिलेशन क्या कहता है भाई, पाई जो रेडियन है वो 180 डिग्री होता है, यही इसका एक रिलेशन है और कोई खास रिलेशन नहीं है। और इसी रिलेशन से आप इनका कन्वर्जन भी सीख जाते हो। ठीक है जी, आई होप ये भी क्लियर हो गया। ठीक है सर जी, सब कुछ क्लियर होता जा रहा है, तो 1-2 क्वेश्चन ही करवा दो। हाँ जी, और जिस चीज की आपको बहुत ज्यादा वेट हो रही थी उसको आज हम पूरा करेंगे। तो बेटा जी अब हमने इतना जो सागर मंथन किया है ना, उसमें से जो विष आया था वो हमने साइड में रफ वर्क में डाल दिया, क्योंकि हम पी नहीं सकते थे उस विष को। अब हम उसके अमृत को यूज करेंगे, यानी कि उसका जो ज्ञान हमने लिया इतना सारा समझने के बाद, इतना 45 मिनट का लेक्चर सर आपने ले लिया, उसके बाद अब ये कर दो, एक आध क्वेश्चन सोल्व करवा दो, वरना तो बस फिर पूछो मत, ये सारी बातें बताने वाली नहीं होती। ठीक है जी, क्योंकि बेटा आपका एंगल क्या है, 25 डिग्री का है, डिग्री का है, हमें क्या करना है, रेडियन में बनाना है। फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर, यहाँ पे आना था रेडियन। ठीक है,
रेडियन आना था यहाँ पे। फाइंड द रेडियन मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री, डिग्री में से रेडियन निकालना है। अब हमें पता है कि 1 डिग्री में कितना होता है। अब आप मुझे बताइए, जो ऊपर से इतना ज्यादा हमने गहराई से पढ़ा है, तो बिना डूबे तैरते हुए आपको फटाफट आंसर देना है कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है। डूबना नहीं है बेटा, डूबना नहीं है, बिल्कुल भी डूबना नहीं है, आपको तैरते हुए आंसर देना है बिल्कुल बस, कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है। आप ये सीधा सीधा बना भी सकते हो, बाई चांस कभी भूल गए आप, बोलो बोलो 1 डिग्री, बोल दो कोई बात नहीं। चलो मुझे लगता है आपने मन मन में बता दिया, मैंने मन मन में सुन लिया, ठीक है। लेकिन बाय चांस आप कभी भूल गए कि सर 1 डिग्री में कितना होता है, पता नहीं, याद नहीं आ रहा, आप एक काम करो, इतना तो पता ही है 180 डिग्री और पाई दोनों बराबर होता है, पाई और 180 बराबर होता है, तो आपको 1 डिग्री निकालना है। 1 डिग्री बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 180 को हटा दो, तो कहाँ जाएगा बेचारा ये, जब आप इसे धक्के मार के घर से निकाल दोगे तो कहाँ जाएगा बेचारा, ये जाएगा पाई की शरण में, शरण में यानी कि पैरों में जाके लेट जाएगा और नीचे आ जाएगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री, ठीक है। इतना बुरी बात वैसे करनी नहीं चाहिए थी इस बेचारे के साथ, ये बहुत अच्छा इंसान था, पर चलो जैसा है भगवान की इच्छा, जैसा इसके साथ हुआ। तो 25 डिग्री को अगर आपको रेडियन में चेंज करना है तो ये आपके लिए काम आएगा। नाउ सिंपल सा काम करना है, छोटी सी कैलकुलेशन, 25 मल्टीप्लाई पाई बाई 180, बस। अब जितना कैंसिल हो सकता है उतना ही कीजिए, ज्यादा जोर जबरदस्ती करोगे तो ये नाराज हो जाएगा, और ये अगर नाराज हो गए तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए सर ठीक है, आपकी ये बात मान लेंगे। 5 की टेबल पे 25 कैंसिल हो गया, 5 की टेबल पे 180 जो कैंसिल होगा वो कहाँ पर होगा, 36 पर हो जाएगा। इतना तो मैं मानता हूं कि आपको आता है, और अगर नहीं आता है तो बता दीजिए, वो भी सिखाएंगे। मेरा तो एक ही रूल है, अगर बच्चे को ये कहता है ना सर मुझे 1+2 नहीं पता कितना होता है, तो मैं तो उसे उंगलियों पे काउंटिंग करवा के बता दूंगा कि 1+2 3 होता है जी, सिखा देंगे वो भी। बस बताने वाला होना चाहिए कि सर ये नहीं आता है, आप ये भी सिखा दो, हम हंसते हंसते बड़े प्यार से सिखाएंगे, डोंट वरी। चलो ये तो बात हो गई आपकी हेल्प की, सर ये तो समझ आ गया। और ऐसे ऐसे ये 2-3 क्वेश्चन जो मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं, ये 240 डिग्री वाला है ना, ये मूछों वाला एंगल 240 डिग्री वाला एंगल, और ये दाढ़ी वाले अंकल 520 डिग्री, ये सब मैं आराम से सोल्व कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, है ना, ये तो तीनों हो जाएंगे। सर ये जो थोड़ा सा गंजा सा दिख रहा है ना, इसके बारे में बताओ कुछ, इसको क्या हुआ, इसको कुछ नहीं हुआ बेटा, इसने बस थोड़ा सा क्या कर लिया था, झगड़ा कर लिया था, इसलिए इसके हाथ पैर थोड़े से टूट कर अलग हो गए हैं। ये डिग्री के साथ साथ थोड़े से मिनट में भी चला गया है, मिनट्स के अंदर चला गया है, जैसे कि मैंने बताया था आपको। अब आपको क्या करना है, इस नेगेटिव साइन को तो थोड़ी देर के लिए भूल जाना है, क्योंकि नेगेटिव साइन सिर्फ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, वो तो हमेशा रहेगा। तो जो आंसर आएगा लास्ट में माइनस लगा देंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। पर बात इसकी है सर ये 30 मिनट, इसका क्या करूं, इसका कुछ नहीं करना बेटे। जैसे बचपन में 1 किलोग्राम और 250 ग्राम को, ये 250 तो नहीं लग रहा, हाँ ये ठीक है, 1 किलो 250 ग्राम को आपने कन्वर्ट किया था, कैसे किया था, 1 kg प्लस 250 ग्राम, फिर उसको भी केजी बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया था, जो उसकी यूनिट चलती थी लगभग 1000 से डिवाइड करते थे, तो आंसर आ गया था 1.25, है ना, ऐसा कुछ आ गया था, बचपन में आया था। अब तो ये बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, तो अब ये इससे भी बड़ा हो गया होगा, है ना। अरे नहीं बेटा नहीं, ये क्या है, इन्होंने अमृत पी रखा है, अभी हमने सागर मंथन किया ना, वो अमृत इन्होंने ही पिया है, हम तो वैसे ही मेहनत कर रहे थे। तो अब ऐसा ही कुछ इसके साथ करना है। 47 डिग्री देखो, -7 में चलाते रहना, वरना एग्जामिनर क्या करेगा, आपको सोचेगा पता ही नहीं है इसके बारे में और रॉन्ग कर देगा। अब मैंने अभी आपको बताया था कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। अगर मुझे मिनट से वापस डिग्री में जाना है तो क्या करूं, सर ये तो मुझे पता था, आप इतना भी नहीं जानते, क्या करे बेटा, बूढ़े हो गए हैं, नहीं बूढ़े तो नहीं, खैर मतलब याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है। तो अगर मुझे मिनट से डिग्री में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 1/60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
1/60 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ये तो सर कुछ फ्रैक्शन बन गया। हाँ जी, फ्रैक्शन ही बनेगा, ठीक है, ये खेल रहे हैं फ्रैक्शन। अच्छा एक चीज याद रखना बेटा, ये वाला माइनस मत समझ लेना, ये माइनस तो साथ में चल रहा है, इसको 47 के साथ मत समझ लेना। तो जब आप इसके अंदर ये ऐड करोगे 47 प्लस हाफ, तो ये ऐसे कुछ ऐसा बनेगा 94 + 1/2, जिसका आंसर 95/2 आएगा, वो भी माइनस का। ऐसा बिल्कुल भी गलती से भी मत कर देना कि 94 + 1/2 तो -93/2। अगर ऐसा किया तो रॉन्ग हो जाएगा काम, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि ये माइनस का साइन एंगल को सिर्फ डायरेक्शन देने के लिए है, उसकी वैल्यूज के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको, ठीक है। और ये सिर्फ किस केस में होगा, एंगल के केस में। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन में तो माइनस का साइन काम करता है, लेकिन यहाँ नहीं करता, क्योंकि डायरेक्शन शो करता है बस। तो ये आ गया 95/2 डिग्री, और माइनस का साइन क्या दिखा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है सर, समझ गए हम। आगे कुछ भी नहीं, आगे तो बहुत सिंपल सा काम है। 95/2 डिग्री आपका बन गया है। आप इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, जिसको घर से बाहर निकाला था I/2 से, जिस फॉर्मूले को आपने इधर उधर भेज दिया था उसे वापस लेके आना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करवा देना पड़ेगा, बस हो गया काम। यहाँ पर भी सर सिर्फ 5 ही डिवाइड हो रहा है, ज्यादा डिवाइड नहीं हो रहा। कोई बात नहीं सर, जितना होता है उतना करो, फालतू का छोड़ दो। 19π/72 लॉजिक, ये आंसर आ गया। इसके ऊपर लगा देना C, यानी कि रेडियन। ठीक है जी, टेन टेन ढन 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 ढन। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब आप मुझे बताएंगे समझ आया या नहीं। यस सर, आ गया। आई होप कि जितना हमने कल स्टडी किया था उसमें भी पता है मुझे कि आपको समझ आया था, आप अच्छे बच्चों। लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा है कि आज आपको समझ के साथ साथ मजा भी आ रहा है कि हाँ, ट्रिग्नोमेट्री इतना भी कोई खराब चैप्टर नहीं था, बस हम वैसे ही डर रहे थे। अब आपको ये फीलिंग भी आने लगी होगी आज, ऐसा है? यस सर। क्योंकि जितना हम पढ़ते जाते हैं ना बेटा, हमारी अंडरस्टैंडिंग उस कंसेप्ट को लेके और ज्यादा बढ़ती रहती है। बस इतना ही कंसेप्ट है कि आप बार बार कंसेप्ट को रीड करते रहिए, और आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। बिल्कुल आराम से क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे होंगे, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना हो, पर आपको बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा। अब देखो बेटा 11/C है, यहाँ 11/16 है, यहाँ पे C नहीं लगा हुआ, लेकिन आपको अंडरस्टूड है कि यहाँ पे डिग्री नहीं है, तो ये कौन सा है, रेडियन है, ठीक है। और रेडियन में C लगा होता है, लेकिन हमें जरूरी नहीं है कि हर बार लगाएंगे। तो मैंने आपको जैसे पीछे भी बताया था कि C लगाना जरूरी नहीं है, बस डिग्री नहीं है मतलब रेडियन। डिग्री लगा हुआ है तो डिग्री सिस्टम, जिसको सेक्साडेसिमल भी कहते हैं, लेकिन रेडियन जो है वहां पे C लगाना कोई ज्यादा जरूरी नहीं होता। और जो हमारा रेडियन है वो सर्कुलर सिस्टम से आया हुआ है, ठीक है। और जो हमारा डिग्री है वो सेक्साडेसिमल से आया है। इन दोनों के अलावा एक और फ्रेंच यूनिट भी होती है जिसको सेंटीग्रेड भी कहते हैं, तो वो हम उसको ज्यादा भाव नहीं देंगे, क्योंकि उसका काम ही नहीं है हमारे पास। पहले जो हमने पढ़ा वो डिग्री, आगे पढ़ेंगे रेडियन, तो बाकी का क्या काम, बाकी को हम छोड़ देंगे, ठीक है जी। काम होगा तो बीच में जरूर बता देंगे, लेकिन हमें कोई खास काम उसका कभी नहीं आने, और उसका नाम भी नहीं सुनेंगे हम, ऐसा है वो, है ना। भाई पड़ोसी मुल्क का है, हम क्या करें। वैसे तो जो हमारा देश है, जहाँ से मैंने कहा कि फ्रांस है, वो थोड़ा दूर है, लेकिन फिर भी पड़ोस में मान लेते हैं, धरती अब छोटी सी रह गई है। तो बेटा जी ये रेडियन है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। कैसे करें, सिंपल सी बात है सर, आपने अभी बताया था कि 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई के बराबर होता है। पाई रेडियन में, 180 डिग्री में। तो अगर मुझे रेडियन में चाहिए या रेडियन से डिग्री में जाना है, तो मैं एक रेडियन की वैल्यू निकालूंगा पहले तो, जो कि आएगा 180/पाई। अब जितने भी रेडियन है उनको मैं 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, अपने आप जो आंसर आएगा वो डिग्री में आ जाएगा। चलो कोशिश करते हैं अगर ऐसा कुछ है तो ये तो हो गया रेडियन। यहाँ लिख देंगे बिकॉज 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई। ठीक है सर, कर दो फिर इसको मल्टीप्लाई। 11/16 इंटू में 180/पाई, और ये जो पूरा का पूरा आंसर हो गया है, अब हो गया डिग्री में चेंज। पहले 11/16 रेडियन था,
अब जैसे ही आपने 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया है डिग्री। ठीक है सर जी, तो फिर इसको कैलकुलेशन आसान है। 11/16 मल्टीप्लाई 180 अपॉन 22/7। यहाँ मैंने ओपन कर लिया है इसे, क्योंकि पाई में नहीं छोड़ेंगे इसको, हम मिनट्स और सेकंड्स तक, घर तक छोड़ के आएंगे बिल्कुल अच्छे से। ठीक है सर, जल्दी जल्दी कर दो फिर, एक टाइम ज़्यादा नहीं है हमारे पास आज। 11/16 मल्टीप्लाई 180 अपॉन में 22, क्योंकि रेसिप्रोकल हो गया और 7 ऊपर चला गया। ठीक है, 11 की टेबल पे 2 से कैंसिल और 2 की टेबल पे 90 पे कैंसिल। जो बच गया है उसे थोड़ा आगे ले आते हैं। 90 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 16। ठीक है, और ऊपर कौन है, डिग्री। कौन कैंसिल हो सकता है, सिर्फ 8 पे 2 कैंसिल हो सकता है, ये 45 बन गया। लो जी, तो आंसर आया मेरा 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 प्लस 3 31, 315 अपॉन में 8 डिग्री। लेकिन हम इसे घर तक छोड़ के आएंगे। घर तक छोड़ने के लिए थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इसे हम पहले 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है बेटा, 8 3 जा 24। ठीक है सर, 24 आ गया। रिमाइंडर कितना आया बेटा, 7। ऊपर से नंबर आया 5। 8 9 जा 72, बचा कौन, 3। तो ये कुछ ऐसा हो गया, 39 डिग्री और 3/8 मिनट। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई? अरे बेटा, हमने इसको, जो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया। मिक्स फ्रैक्शन में जो होल पार्ट आया उसको डिग्री बोल दिया, जो बच गया, वैसे तो वो 3/8 भी क्या है फिलहाल तो आपका डिग्री ही है। मिनट तो मैंने जबरदस्ती बना दिया उसको, वरना अभी भी ये 3/8 क्या है, आपका डिग्री ही है। ये 3/8 भी क्या है, डिग्री। तो इस डिग्री को मिनट में चेंज करते हैं। मिनट में कैसे चेंज होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये 3/8 है, अब 3/8 के बारे में बात करते हैं, क्योंकि 39 तो हो गया अपना, है ना, अपने रास्ते रास्ते लग गया वो तो। ठीक है ना, आई होप आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं समझ पाए फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है जी, तो मैंने क्या कहा, 39 डिग्री अलग है और 3/8 डिग्री अलग कर लिया। और जो 3/8 डिग्री है उसको हम अब किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट्स में चेंज करेंगे। किस में, मिनट्स में। अब मैंने आपको बताया था 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 3/8 जो डिग्री है उसमें कितनी मिनट होंगे। सर बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया आपने, और हम आंसर जल्दी जल्दी बता देंगे। बता दो भाई। तो आंसर है 3/8 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो। ये पहले तो था कौन, डिग्री, अब कौन बन गया, मिनट। समझ में आई बात आपको? चलिए, समझ तो आ गई सर। सोल्व बताओ कैसे होगा। अब देखो, इन दोनों को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। 2 4 जा, और 2 यहाँ से कितने में चला जाएगा आपका, ये आ गया 2 3 जा और 0। फिर एक 2 से और कर दो, फिर लगे हाथों। तो 2 से करते ये 15 पे चला गया। अब कितना हो गया ये, 15 3 जा 45 अपॉन में 2 मिनट्स। इसे भी फ्रैक्शन में चेंज कर दो, क्या बनेगा, ये बनेगा सर 22.5 मिनट। यही बनेगा, जहां तक तो मुझे लग रहा है यही बन रहा है। तो फिर आपका ये जो 39 वाला केस था उसको आप थोड़ा सा ऐसे करके दिखा दो, 39 डिग्री, फिर ब्रैकेट 3/8 मल्टीप्लाई 60 और ऊपर लग जाएगा मिनट। फिर उसके बाद, क्योंकि साइड में सोल्व कर चुके हैं रफ में, इतनी मेहनत कर ली है, अब ये बनेगा 22.5। जैसे 22 भी मिनट है और हाफ भी मिनट ही है। वैसे तो कैसे लगाओगे ऐसा, तो ऐसे लगाएंगे इसके ऊपर, ये थोड़ा सा मिटा देता हूँ, इसे लगाएंगे। तो इसको ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है, आपको ट्रिकी बना रहा है। तो ये हो गया। अब सर इसको क्या करें, इसको भी सेम काम करेंगे। 39 डिग्री 22 मिनट, और जो ये 1/2 मिनट था ना, इसको भी हम 60 से मल्टीप्लाई करके क्या बना लेंगे, सेकंड बना लेंगे। और जो 2 है किस पे कैंसिल कर रहा है, 30 पे। तो आंसर आया 39 डिग्री 22 मिनट और 30 मल्टीप्लाई कहाँ लगा दिया, मल्टीप्लाई हटाना पड़ेगा भाई,
और 30 सेकेंड्स। ये मेरा आंसर बना। तो देखा बेटा, जो हमारे रेडियन वाले थे वो तो कितने आसानी से चुपचाप बड़े आसानी से आपकी एक एक बात पहली ही बार में मान गए थे। आपने कहा कि पाई से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, उसने कहा ठीक है मत करो, वैल्यू रख दो। आपने कहा मैं पूरा डेसिमल में नहीं लेके आऊंगा, यही छोड़ दूंगा, वो कहता है कोई बात नहीं यहाँ तक तो कर दो। और ये भाई साहब अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। पहले रेडियन से डिग्री में किया, डिग्री आ भी गई किसी तरीके से, फिर उसको मिनट में किया, फिर मिनट आई तो उसके बाद सेकंड में किया, और सेकंड में आने के बाद बहुत दूर चलने के बाद उसका घर आया जहां पर आंसर मिला 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि क्या करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है। ठीक है, फिर भी मैं दूसरे पेन से थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। हमने शुरुआत से क्या किया, 11/16 एक नंबर था, रेडियन में डिग्री में चेंज करने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिला जिसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने की कोशिश की, जहां पर जो होल पार्ट था उसे तो मैंने डिग्री में ही रहने दिया, लेकिन जो पार्ट मेरा फ्रैक्शन में था उस फ्रैक्शन के साथ मैंने 60 मल्टीप्लाई किया और उससे मिनट आ गई। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा कि मिनट में चेंज करने के बावजूद मेरे पास कुछ फ्रैक्शन बच गया है, जैसे कि 1/2। तो मैंने एक काम किया, 39 डिग्री ऐसे रहने दिया, 22 को मिनट भी ऐसे ही रहने दिया, लेकिन जो 1/2 बच गया था उसको फर्दर आगे 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट से किस में चेंज कर दिया, सेकंड में चेंज कर दिया। और वो तो भला हो भगवान का कि ये पूरी तरीके से कैंसिल हो गया और मेरा काम यहीं पर रुक गया, वरना तो समस्या हो जाती, क्योंकि उसके बाद तो मेरे पास यूनिट ही नहीं बचती है ना। 30 मिनट के बाद या 30 सेकंड के बाद मेरे पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। यूनिट तो यहीं पे खत्म हो गई भाई, डिग्री थी, मिनट था, सेकंड थी। अब मान लीजिए अगर नहीं भी डिवाइड होता, फॉर एग्जांपल 61 होता और अपॉन में 2 होता, तो आप इसे 30 ही मानते, 30.5 नहीं, क्योंकि डेसिमल तो यूज हो ही नहीं सकता हमारे पास। या तो आप इसे 31 मिनट सेकंड मान लेते, या फिर 30 किस पे डिपेंड करता है, जब डेसिमल में मान लीजिए 30.6 आता तो 31 मानते, अगर 30.4 आता मतलब जैसे डिवाइड करके कुछ ना कुछ आता 5 से कम, तो उसको हम 30 सेकंड मान लेते। ये फर्क है बस, और कोई खास फर्क नहीं है। आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से मैंने जब ग्रीन पेन से समझाया है तो दोबारा अच्छे से समझ आ गया होगा। जो छोटी मोटी मिस्टेक्स या कह सकते कि एक्सप्लेन करने में कमियां रह गई होंगी वो अब पूरी हो गई होंगी। ठीक है जी, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। सही है सर। ठीक है, देखो बेटा, यस सर। कैलकुलेशन थोड़ी सी टीडियस है, टीडियस यानी कि थका देने वाली है, थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन है, बट हमें करना पड़ेगा। ये सारी वैल्यूज जो आपको यहाँ पे 3-3 नंबर दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों ऐसे ही हैं, जहां तक जाएंगे वहां तक आपको लेके जाना पड़ेगा। देखो सबसे पहला मैं आपको बता देता हूँ, 11/16 था तो उसको हमने 180/पाई से किया, ये कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं था। फिर उसके बाद आपका जो 315/8 आया, ये भी आपके लिए बहुत चुटकियों का काम था, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड हमने सीखा हुआ है। बस वहां से यहाँ से गेम चेंज हो गया था, है ना, यहाँ से हमारा क्या हो गया था, गेम चेंज हो गया था, क्योंकि यहाँ से पहले तो हमने फ्रैक्शन बनाया। क्या बनाया बेटा, फ्रैक्शन 39 डिग्री और 3/8 भी डिग्री ही था फिलहाल। तो अब यहाँ से गेम चेंज होना शुरू हुआ, क्योंकि ये तो मैं ये भी कर सकता हूँ, फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में भी आ सकता हूँ, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन गेम चेंज हुआ यहाँ से। जिसके बाद मैंने क्या किया, बार बार 60 से मल्टीप्लाई किया, जितनी बार 60 से मल्टीप्लाई करता गया यूनिट छोटी हो गई। पहले डिग्री थी, फिर क्या बन गई, मिनट, फिर हम मेरे पास क्या आया 22 मिनट और हाफ, हाफ को फिर से मैंने क्या कर दिया 60 से मल्टीप्लाई, तो मिनट से फिर क्या हो गया सेकंड। तो ये वाला पार्ट जो है ये थोड़ा सा ध्यान देने लायक था, बाकी तो आपका इजी है, आप बड़े आराम से कर सकते हो। तो आप जब भी ये 3 पार्ट करोगे कल आराम से बैठकर, तो इस वाले पार्ट पे थोड़ा सा ज्यादा आपको फोकस करना है बस। ठीक है, अगर आप मेरी ये बात मान जाओगे और इस पर ध्यान रखोगे कि हाँ कुछ भी गलत ना हो कैलकुलेशंस वगैरह, तो आपका आंसर रोंग आ ही नहीं सकता बेटा। ठीक है, अगर रोंग आ भी जाए तो एक काम करना, इस तरीके से बड़ा सा क्रॉस लगाना, एक नया पेज लेना, मतलब कि नेक्स्ट पेज लेना,
और उस नेक्स्ट पेज पे दोबारा सोल्व कर लेना बस। अगर दोबारा भी रोंग आए तो उस पर क्रॉस लगा देना और कह देना ये है सर के लिए गिफ्ट, कि सर ये है आपका गिफ्ट, ये क्वेश्चन मुझे सोल्व करवाइए। ठीक है बेटा जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो बाकी क्वेश्चंस बच गए हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि कल रात 9 बजे। ठीक है, यस सर। आई होप कि बेटा आज की मेहनत सफल हुई, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, फिर भी मैं अपनी तरफ से यस सर। वही एक प्यारा सा क्वेश्चन, अगर बेटा आपको लगता है कि आज की क्लास में कुछ सर कम था या कोई नो ऐसी सर। चीज़ है जो कल पूछनी हो आपको, तो आप बेहिचक बता सकते हो। ठीक है जी, नो सर, समझ आया। ठीक है बेटा जी, थैंक यू और हैव अ गुड डे।